गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संगम साहित्य के बारे में, यानी संगम साहित्य में मधुरे मधुरे में कवियों का सम्मेलन बहुत बड़ी तादाद में करवाया जाता था, तो इसलिए उसको संगम साहित्य कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। संगम काल दो भागों में डिवाइड किया गया है। संगम काल का जो समय था वो कितनी शताब्दी से था? 100 BC से लेकर के 200 BC तक था, यानी 1200 वर्षों का काल संगम काल चल रहा था। इसमें फर्स्ट में आ जाएगा संगम काल। संगम काल में काल जो था वो 100 BC से लेकर के 300 BC तक चला। और इसमें कौन कौन से थे? चेर, चोल, पांडे। इस काल में थे, संगम काल में थे चेर, चोल, पांडे, और इसमें थे दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। 500 BC से BC तक चला। और इसके अंदर कौन कौन से शासक थे? पल्लव, राष्ट्रकूट, चाणक्य, सॉरी चालुक्य और चोल। चोल एक ऐसा शासक था, चोल ही एक ऐसा शासन था उस दौर पे जो पहले कुछ वर्षों तक चला। कुछ वर्षों के चलने के बाद में फिर कहीं से विलुप्त सा हो गया था। फिर 9वीं शताब्दी में फिर से उभर के सामने आया था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। संगम काल में 3 बेट की बैठाई, ये 3 बेट के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। संगम काल में 3 बेट की बैठाई गई थी। फर्स्ट का मदुरै में, सेकंड का पाटलिपुत्रम में और थर्ड मदुरै में। तो ये याद रहे, फर्स्ट मदुरै में, सेकंड पाटलिपुत्रम में और थर्ड भी मदुरै में। यानी 2 बैठके जो थी वो सेम जगह पे हुई थी, और सेकेंड वाली बैठक कपाटीपुरम में हुई थी। और जब ये बैठकें हो रही थी तो डेफिनेटली कोई बैठकें होती है, कोई भी चीज आयोजन किया जाता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है। तो किसकी अध्यक्ष में कराई गई थी? इनका अध्यक्ष कौन था? इनका अध्यक्ष था ऋषि अगस्त्यार। ऋषि अगस्त्यार। और इनका भी जो अध्यक्ष था उस टाइम पे वो भी ऋषि अगस्त्यार ही थे। इनका नक्की रार थे, इनके अध्यक्ष नक्की रार। अब जब ये फर्स्ट बैठक हो रही थी मदुरै में ऋषि अगस्त्यार की अध्यक्षता में, तो वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे ज्यादा प्रमाण लोगों को प्राप्त नहीं, बहुत पुरानी बैठक हुई थी वो, तो उसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका। लेकिन जो सेकेंड बैठक हुई थी इसका प्रमाण प्राप्त हुआ था। और इसका इसका एक राइटर है, उनका नाम है तोलकापियार। अब इन तोलकापियार ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जो थी तमिलनाडु लैंग्वेज में। अभी सॉरी तमिल लैंग्वेज में। अब ये तमिल लैंग्वेज में होने की वजह से वो क्या थी, तमिल की व्याकरण थी। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होती है, यानी जिस भी सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी की व्याकरण होती है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह से तोलकापियार ने लिखा था एक व्याकरण की बुक जिसको तोलकापियन नाम दिया गया था।
तोलकापियन को तोलकापियन ने अपने नाम के से ही रखा था, और ये क्या थी? तमिल व्याकरण। ये बुक थी तमिल व्याकरण। और इसी की तो सारी साहित्य मौजूद ही है इस समय पर। अब जैसे यहाँ पे क्या था? केरल। और केरल में ही चेर का शासन चल रहा था, और यहाँ पे चल रहा था चोलों का शासन, और यहाँ पे चल रहा था पांडव। ये कौन थे? चेर। चेर जो था वो सबसे प्राचीन शासन था। जो सबसे प्राचीन शासन था वो चेर था। और चेर किसका? चेर का प्राचीन नाम क्या है? केरल। केरल। अब इनकी राजधानी कौन सी हुई थी? इनकी दो राजधानी हुई थी। एक कौन सी थी? वंजी, दूसरी करूर। एक तो हुई थी वंजी, दूसरी हुई थी करूर। इनका राज चिन्ह था, इसके जो सेफ था ना वो इस टाइप से था। इस सेफ से भी देख के अगर आप ध्यान रखना चाहते तो इसका राज जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या था? धनुष। राज्य प्रतीक जो था वो धनुष था। और यहाँ पे जो महान शासक हुए वो कौन हुए? सेन गुटन नाम था उनका। जो महान शासक राजा थे उनका नाम था सेन गुटन। सॉरी, सेन गुटवन। उनका नाम था सेन गुटवन, और उनको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। ये जो राजा थे ये बहुत महान थे, और ये उस टाइम पे स्त्रियों की बहुत ज्यादा सम्मान के भाव से देखा करते थे। स्त्रियों को बहुत ज्यादा अच्छा दर्जा दे रखा था, स्त्रियों को हमेशा सम्मान किया करते थे। इसलिए इन्होंने इन्होंने स्त्री पूजा, पति पूजा, यानी उसको कणगी पूजा भी कहा जाता है। कणगी पूजा की शुरुआत किसने की थी? सेनगुटन ने या लालचेन ने। तो इसको स्त्री पूजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कणगी पूजा की शुरुआत किसने की थी, स्त्री पूजा की शुरुआत किसने की थी? तो वो गुटवन ने की थी या लालचेन ने की थी? ऑप्शन में आया तो वही टिक कर देना है। इसका सेकेंड जो महान शासक हुआ थे उनका नाम था आदिगेमान। अब ये आदिगेमान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे और बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे। तो आदिगेमान सेकेंड जो सेकंड शासक थे इसके वो थे आदिगेमान। अभी आदिगेमान ने क्या किया? इन्होंने, ये वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में गन्ने की खेती जो सर्वप्रथम करवाई थी वो किसने करवाई थी? आदिगेमान ने। तो आदिगेमान ने अपने नेतृत्व में सब सर्वप्रथम क्या करवाया था? गन्ने की खेती करवाई थी। इन्हीं के काल में गन्ने की खेती वहां पे सर्वप्रथम करवाई गई। उसके बाद से दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की जाने लगी थी। आज हमें तो ये हमें पढ़ा है चेर चेर के चेरों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। अब ये है चोल वंश। ये वंश सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वंश रहा है वो ये चोल वंश रहा है। क्योंकि क्योंकि चोल वंश एक ऐसा वंश रहा है जिसके बारे में ये एक बार प्रसिद्ध होकर के दूसरी बार अचानक से विलुप्त सा हो जाता है। फिर ये 9वीं शताब्दी फिर इसका वापस से उदय होता है। तो इस प्रकार से ये जो चोल वंश है ये 2 बार उभरने की वजह से, और दूसरी बार जब ये उभरा तो बहुत ही
बहुत ही महान शासक के तौर पर उभरा और इन्होंने बहुत से एरिया को अपने अंडर में ले लिया। तो इस वजह से चोल वंश उस टाइम पे सबसे महान वंश कहलाए थे। और इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? बुक है हमारी अष्टधाई। अष्टधाई बुक से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। और इस अष्टधाई बुक की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। इस अष्टधाई बुक की रचना पाणिनि ने की थी। और चोलों की जो 3 राजधानियां थी, 3 कैपिटल थे। पहला था मंतूर, सेकेंड था उरैयर और थर्ड था तंजावुर। इन तो इसके कैपिटल्स हुए थे उस टाइम पे। और इसका जो सिंबल था इस वंश का, तो वो सिंबल क्या था? बाघ सिंबल था। सिंबल जो था वो था बाघ। इसके जो इसके प्रसिद्ध राजा हुए थे उस टाइम पे कारिकाल। अभी कारिकाल जो थे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने की वजह से उन्होंने क्या करवाया था? उस टाइम पे कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर की बांध का निर्माण कराया था, जिसे पुहार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस नाम से पुहार बंदरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो कारिकाल महान शासक ने। पुहार बंदरगाह, और ये कहाँ थी? कावेरी नदी के तट के किनारे और 160 किलोमीटर की दूरी पर करवाया गया था। अब जो हुआ इसके बाद में इन कार्यकाल जो राजा थे इस काल के, ये कार्यकाल जो राजा हुए थे उस काल में, उसके बाद में ये जो चोल वंश था इनके ऊपर पल्लव का, यहाँ पे पल्लव थे, पल्लव का शासन इनके ऊपर हावी होने लग गया। ये जो पल्लव थे ये चोल वंश पे दबाव बनाने लग गए। अब ये जो पल्लव थे तो चोल वंश पे क्या करने लगे? दबाव बनाने लग गए। तो दबाव बनाने की वजह से क्या हुआ? चोल वंश दबता चला गया, और दबने की वजह से क्या हुआ? ये पल्लव के अधीन कार्य करने लग गया। पल्लव जिस टाइप से जाना था उस टाइप से ये कार्य करने लग गया। लेकिन 9वीं शताब्दी में क्या हुआ? 9वीं शताब्दी में ये फिर से उभरा। किसके? विजयालय। ये प्रसिद्ध शासक थे उस टाइम पे। इनके नेतृत्व में ये फिर से उभरा। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ उस टाइम पे। इनके विजयालय के बाद में राजराज प्रथम, विजयालय के बाद में राजराज प्रथम वहां के शासक हुए। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तंजावुर को अपने कैपिटल बनाया था, और इन्होंने वहां पर एक वरदेश्वर मंदिर यानी बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर? वरदेश्वर। इस राजदास प्रथम ने वदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। वदेश्वर निर्माण में बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो आप इस इनके मंदिरों के निर्माण से देख सकते हैं कि इनकी रुचि जो थी वो मंदिरों के निर्माण में काफी अच्छी थी। उस वदेश्वर मंदिर को बनाने में काफी इमारतें अच्छी अच्छी की यूज किया गया था, यानी काफी सजावट के साथ इसको बनाया गया था। तो इनकी जो रुचि थी इसके अंदर थी। अब इन्होंने क्या किया था? जो विजयालय थे उन्होंने अपने चोल वंश को कहां तक पहुंचा दिया था? कन्याकुमारी तक। अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कन्याकुमारी तक किया था। लेकिन जो विजयालय थे, सॉरी राजराज प्रथम थे, उन्होंने क्या किया? श्रीलंका के 50% हिस्से तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। अब इनके पुत्र आए। इनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। अभी जो राजेंद्र प्रथम थे ये दोनों से यानी अपने बाप दादा की जायदाद को इन्होंने दुगुना बढ़ा दिया, दुगुना विस्तार कर दिया और दुगनी तरीके से शासन करने लगे। और उस दौर के सबसे प्रसिद्ध और जाने माने शासक कौन से थे? राजेंद्र प्रथम। उन्होंने क्या किया? अपने जो लेवल यहाँ था उनके साम्राज्य का, उस लेवल को वहां तक ले गए।
तो ये कार्य किन्होंने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? जो श्रीलंका था, जो उनके पिताजी के द्वारा 50% कब्जा किया हुआ था, इन्होंने पूरा 100% कब्जा उस पर कंप्लीट कर, पूरा 100% कब्जा अपना इसके ऊपर अधिकार जमा लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये बहुत ही हिम्मतदार शासक थे, बोला जाता है इनके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। तो कॉन्फिडेंस होने की वजह से, इनकी महानता की वजह से इन्होंने क्या किया? बहुत से शासक थे जो दक्षिण से उत्तर जाने में कतराते थे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी उनका सामना करना पड़ता था। इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट दक्षिण से उत्तर की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार करते करते कहां तक पहुंच गए? गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में, गंगा के मैदान तक। और वहां पे उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था? महिपाल का। उस टाइम पे वहां पर महिपाल का शासन चल रहा था। अभी वहां पे पाल वंश का शासन चल रहा था, तो वहां पे उस टाइम पे महिपाल का शासन चल रहा था। अब उन्होंने क्या किया है? महिपाल को पराजय कराकर वहां पर इनसे युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान क्या हुआ? महिपाल युद्ध में इन्हें पराजित का मुंह देखना पड़ा और राजेंद्र प्रथम का विजय प्राप्त हुई। तो वहां पे उन्होंने गंगैकोंड नाम की उपाधि धारण की। इन्होंने गंगैकोंड चोलम नाम की क्या की थी? इन्होंने उपाधि धारण की थी, और वहीं पे एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम था गंगनम। और वहीं पे इन्होंने एक झील का निर्माण कराया था, तो उस झील का नाम था गंगनम। इस तरह ये शासक बहुत प्रसिद्ध हुआ, और इनका जो दौर था बहुत अच्छे से चलता जा रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे दौर चलते चलते इनके वंश में पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई। अब जब वो पुत्री हुई, तो उस पुत्री माना जाता है कि उसका विवाह चालुक्य के शासकों के वहां कर दिया गया था। इस वजह से इस चोल वंश का पतन स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे हो गया था। अब हम पढ़ते हैं पांडव के बारे में। ये जो यहाँ पे चेर थे, यहाँ पे चोल वंश थे, और यहाँ पे पांडव थे। अभी जो पांडे थे, इनके बारे में जानकारी हमको मैक्स की बुक है इंडिका के द्वारा प्राप्त होती है। यानी उस काल में क्या हुआ करता था? उसका सिंबल था उस टाइम पे मछली। सबका अपना अपना सिंबल था। शेर का सिंबल जो था वो धनुष था, चोलों का सिंबल था वो बाघ था, और पांडे का सिंबल जो था वो मछली था। अब जो पांडव की राजधानी मदुरई थी, इसका जो कैपिटल हुआ वो था मदुरै या मदुरई, मदुरई थी। और इसमें एक राजा थे, बहुत प्रसिद्ध थे, नोडियान। अब ये नोडियन राजा जो थे, वो इसके जो राजा थे वो कौन थे? नोडियान। उस टाइम पे ये समुद्र की पूजा किया करते थे। अब ये समुद्र की पूजा क्यों? डेफिनेटली अगर कोई चीज हमें बेनिफिट पहुंचा रही है, उसे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हम उसकी पूजा ही करेंगे, उसको नकारेंगे तो नहीं ना हम। तो नोडियान जो थे वो समुद्र की पूजा किया करते थे, क्योंकि वहां से मोतियां प्राप्त हुआ करती थी। और ये पांडे जो काल था, और ये एरिया जो था उस टाइम पे मोतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। और 5वीं शताब्दी में आते आते धीरे धीरे इनका भी पतन शुरू हो गया था। तो इस तरह से इसको याद रखना बहुत आसान है। जैसे 3 बैठकें हुई थी, फर्स्ट हुई थी मदुरै में, थर्ड भी हुई थी मदुरै में, सेकेंड हुई थी कपाटीपुरम में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऋषि अगस्त्यार के, दोनों अगस्ता में हुई थी, और थर्ड हुई थी नक्कीकार के। उसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके अंदर की, पहले बैठक का तो हमें कोई
प्रूफ नहीं है। और सेकेंड का हमारे पास है कि व्याकरण की एक बुक मिली थी, उसका नाम था तोलकापियम। तो तोलकापियम उसका नाम था, तो वो किसके नाम पे पड़ा था? तोलकापियर अपने ही नाम पर उन्होंने जो राइटर थे उस टाइम पे उसके, उन्होंने अपने ही नाम पर उसका नाम रखा था। और वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है और आज भी वो प्रसिद्ध है, क्योंकि तमिल की व्याकरण है वो, इसकी वजह से, और तमिल की ग्रामर होने की वजह से वो प्रसिद्ध है। और जो थर्ड था, तो अब तक उसके प्रमाण मिलते ही जा रहे हैं और अभी तक उसके प्रमाण बने हुए हैं। काफी एक दो साहित्य नहीं है, उसके प्रमाण में बहुत ज्यादा है, इस वजह से एक्सप्लेन अभी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में चेर जो था वो सबसे प्राचीन था, प्राचीन नाम इसका केरल था। और चेर का मतलब क्या होता था? पर्वतीय देश। चेर जो था उसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। और इसका सिंबल था धनुष। और इसके प्रसिद्ध राजा इसके जो प्रसिद्ध राजा हुए थे, एक तो होते सेन गुटवन जिनको लालचेर के नाम से जानते हैं, दूसरा हुआ था आदिगिमान। अब फिर आते हैं चोल वंश में। तो चोल वंश की जानकारी हमको अष्टधाई से मिली थी, जिसकी रचना किन्होंने की थी? पाणिनि के द्वारा किया गया था। और इसके कार्यकाल एक महान राजा थे, उन्होंने पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया था। और उसके बाद में विजयालय, उसके बाद राजाराज, उसके राजाराज प्रथम के बाद में उन्होंने वेदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि बहुत बड़े शिवलिंग के लिए जाना जाता है। और इनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने उनके साम्राज्य को तिगुना बढ़ा दिया था। दुगुना तो क्या बोले, तिगुना बढ़ा दिया था। तो इस टाइप से इन वंशों का पतन धीरे धीरे होने लगा जब शताब्दियां खत्म होने लगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट पार्ट के लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।